कि तर्कस में जितने तीर है तू चला करके देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा करके देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा करके देख ले। गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में से दूसरी कक्षा लेकर के आए, जिस कक्षा के अंदर राजस्थान की अन्य बची हुई जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि जो बागोर सभ्यता है, चाहे हम उसकी बात करें, चाहे अपन बात करेंगे बागोर सभ्यता के अलावा बेराट सभ्यता की भी बात की जाएगी, और इसके अलावा हम बात करेंगे नोहे सभ्यता की, यह बात कर ली जाएगी। साथ ही साथ के अंदर नोहे सभ्यता के अलावा रंग महल सभ्यता की बात की जाएगी, और जोधपुरा सभ्यता की बात की जाएगी, नगर सभ्यता, नगरी सभ्यता, इसवाल सभ्यता, बीनमाल सभ्यता और अन्य जो कुछ बची हुई जो सभ्यताएं होगी उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहली जो है बेराट सभ्यता से आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बेराट सभ्यता जो राजस्थान की महत्वपूर्ण एक सभ्यता मानी जाती है, जयपुर जो पहले जयपुर जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड नामक स्थान पर यह आती है। कि बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो कोटपुतली बहरोड। समय इसका क्या है, 622 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक का इसका समय रहता है। नदी कौन सी नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी, या इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है, बाणगंगा का दूसरा नाम मिलता है बाणगंगा अर्जुन की गंगा। बाणगंगा अर्जुन की गंगा। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं सर, अभी इस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे देखें तो ये किस काल की सभ्यता है बच्चों, ये लोहे युगीन सभ्यता है। किस काल की सभ्यता है, कौन से युग की है, तो ये लोहे युगीन सभ्यता मानी जाती है। इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है विराटनगर। विराटनगर जो है ना, ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। जनपद काल था, एक महाजनपद काल के अंदर एक जनपद था, महाजनपद, जिसका नाम था मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद, इसी मत्स्य जनपद की राजधानी थी, इसकी कैपिटल थी, राजधानी, वो कौन सी थी, विराट नगर। तो बेराट सभ्यता का दूसरा नाम क्या मिलता है अपने को, तो वो मिलता है विराट नगर। पाषाण काल में, यहाँ पाषाण काल से लेकर के मुगल काल तक की जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है, एक टकसाल मिली है जहाँ पर सिक्कों का निर्माण करवाया जाता था, उसके आधार पर एनसीईआरटी के अंदर इफेक्ट लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी खोज किसने की। देखो खोज को लेकर के बहुत सारी अपने मन के अंदर ऐसे कहानियां चलती है कि भाई सर कितने हम खोजकर्ता के नाम याद रखें, उत्खननकर्ता के नाम याद रखें। तो एक आज छोटी सी कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हुआ ऐसा कि भगवान जो शिव है कैलाश पर्वत पर रहने वाले हैं, और वो आकर के एक पहाड़ पर बैठ गए, और पहाड़ पे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। पहाड़ पे बैठ गए और पहाड़ पे बैठ के आराम से क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या कर रहे हैं तो एक पास के अंदर एक राम नाम का एक व्यक्ति है, उसका क्या नाम था, राम नाम, उसका था नाम राम। ये राम नाम का जो एक लड़का आता है, ये लड़का आकर के क्या करता है, भगवान श्री शिव की जो थे उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो ब्रह्मांड के रचयिता, उनकी तपस्या को कोई भंग कर नहीं सकता। तो फिर ये राम प्रयास करता है, राम प्रयास करते करते जैसे सोच रहा होता है, तभी राम को आ जाती है दया। दया करते इसके मन के अंदर कोई विचार निकलता है कि वो खोजने लगता है कि आखिर क्या चीज है कि यहाँ पर बैठ करके ये तपस्या कर रहे हैं। अब खोजते खोजते उनको पता चलता है कि भगवान एक व्यक्ति बैठा है और उनके कंठ एकदम नीले, और नीले कंठ देखते उनको, उस बच्चे को ऐसा याद आता है कि वो तो कैलाश पर्वत पर विराजमान रहने वाले भगवान शिव है। तो इस कहानी से हम समझते हैं कि 1836 के अंदर खोज की थी किसने, दया राम ने। राम को क्या आई थी, दया, यानी कि दया राम सहानी। हम ये कहेंगे कि बेराट पर दया किसने की थी, राम ने। बेराट पर दया किसने की, तो आप कहोगे सर राम ने, तो याद हो जाएगा बेराट पर दया की राम ने। फिर आगे देखें, उत्खनन 1962 के अंदर उत्खनन करने वाले कौन थे, तो नील रतन बनर्जी। देखा ना, नीला सा उनका गला, और नीले से गले के रूप में उनका एकदम कंठ एकदम नीले रंग के हैं, नीलकंठ जिन्हें कहा जाता है। कि नीले कंठ में और कैलाश पर्वत पर विराजमान वे व्यक्ति, उनकी तपस्या को भला कैसे भंग किया जा सकता है। लेकिन
देश में सब कुछ होता है। सब कुछ होने का मतलब है अपने भारत का सिस्टम है कुछ अलग प्रकार से है कि पहले सड़क बनाई जाती है, फिर वहाँ ऑर्डर आता है कि यहाँ पे पाइप निकाली जाएगी, तो सड़क को तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक देश नाम से और याद रखना एक रोल और आता है कि दया की राम ने, नील रतन बनर्जी और देश पांडे, कौन देश पांडे, M N देश पांडे, दयाराम साहनी, कैलाश नाथ, एक यहाँ पे ये नाम रखना भाई, इसको हटा देना यहाँ पे, यहाँ लिखना आप कैलाश नाथ, कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाम याद रखना आप, कैलाश नाथ, तो अपना मामला क्लियर हो जाएगा। तो पता चला यहाँ पे, ये कहानी थोड़ी सी ऐसे जोड़ोगे ना तो आपको पूरी याद रह जाएगी। फिर आगे देखें, अब इससे पहले क्या हुआ था, 1837 के अंदर एक कैप्टन बट नाम का एक व्यक्ति आया था, जिसने क्या किया, बेराट के इन पहाड़ों पे, बहुत सारी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जैसे महादेव की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, उन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीजक की पहाड़ी। इस बीजक की पहाड़ी पर खुदाई की तो उसने क्या पाया, यहाँ पे एक शिलालेख पाया जिसका नाम है भाबरू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है, भाबरू का शिलालेख। इस भाबरू के शिलालेख के अंदर क्या पता चला, उसने देखा तो भाबरू के शिलालेख में बच्चों को पता ये चला कि ये अशोक के काल का खोजा जाने वाला पहला शिलालेख था। वो किसके काल का, कि अशोक के काल का पहला शिलालेख, अशोक के काल का पहला शिलालेख किसने खोजा, तो हम कहेंगे कि कैप्टन बर्ट ने खोजा। कैप्टन बर्ट इस शिलालेख के बारे में ये जब इसको पढ़ता है शिलालेख को तो बहुत सारी जानकारी पाता है कि अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी, साथ ही साथ में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न उनकी जानकारी भी मिलती है। तो इन सब जानकारियों को जहाँ हम देख पाएंगे तो वो कहाँ है, भाबरू शिलालेख। लेकिन वर्तमान के अंदर इसको कहाँ रखा गया है, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय के अंदर इसको रखा गया है, वहां पर इसको भेज दिया गया है। फिर आगे देखें कि 1871-72 के अंदर ही ये कैप्टन जो बर्ट है ना, जब इन्होंने खुदाई की तो कुछ समय बाद में क्या होता है कि जयपुर के 1857 के क्रांति के समय जो शासक थे राम सिंह जी द्वितीय, उन्होंने, उनके एक व्यक्ति थे दरबारी विद्वान, उन्होंने भी खोज की, कीरत जी खंगारोद जो है ना लिखा हुआ कित्ता जी खंगारोद, उन्होंने भी खुदाई की। तो खुदाई की तो वहाँ पे कुछ जानकारी उनको भी प्राप्त हुई। जब उन्होंने खुदाई की तो उनको एक मंजूषा मिली, मंजूषा मिली मतलब एक संदूक मिला जिसके अंदर कहते हैं कि भगवान बुद्ध, भगवान जो गौतम बुद्ध थे उन गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष। 1871-72 के अंदर, इसके बाद में 1871-72 के अंदर क्या हुआ, कार्लेल नाम का एक व्यक्ति पुणे आता है जो भीमसेन पहाड़ी पर खुदाई करता है। ये भीमसेन पहाड़ी पर क्या करते हैं, अशोक का दूसरा शिलालेख, मतलब कौन सा, सेकंड शिलालेख। तो आप मुझे बताएंगे कि अशोक का पहला शिलालेख किसने खोदा, भाई किसी ने तो खोजा होगा, खोदा तब खोजा गया पता चला, तो वो थे कैप्टन बर्ट, ये लिखा हुआ ना कैप्टन बर्ट, इन्होंने खोदा तो पता चला, कैप्टन बर्ट। कैप्टन ऐसे जोड़ के एक बार याद रखिए कि कैप्टन थे तो कैप्टन आए तो कैप्टन सबसे पहले, कि भाई आर्मी के अंदर जो है ना कैप्टन सबसे आगे खड़े रहते हैं और आगे वो जो रूल मतलब उनके, उनका जो ऑर्डर होता है वो सर्वोपरि होता है। तो उनका सर्वोपरि ऑर्डर ये था कि इन्होंने जब खोदा तो इन्होंने स्थान रख दिया फर्स्ट, बाद में आए ये फिर कार्लाइल तो इनका स्थान रहा था सेकंड, मतलब अशोक का सेकंड शिलालेख खोजा गया था। यहाँ तक कि आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए और यहाँ से क्या क्या अवशेष मिलते हैं। यहाँ से अवशेष के रूप में पहाड़ियाँ, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं, बीजक की पहाड़ी, भीम पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और गणेश डूंगरी। इसका संबंध किस सभ्यता से है, इन सभी का संबंध जो परीक्षा के अंदर पूछा गया है, चाहे आपको दो नाम दे दे, बीजक पहाड़ी भीम पहाड़ी का संबंध किससे है, या बीजक भीम महादेव और गणेश डूंगरी, इन सब का संबंध कौन सी सभ्यता से मिलता है, तो हम कहेंगे कि कौन सी सभ्यता। तो अब आपका सीधा का सीधा उत्तर ये होना चाहिए कि बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बेराट सभ्यता। बेराट की थी, बेराट पर दया की थी राम ने, नीलेकंठ, कैलाश और देश के सिस्टम है उल्टे। कहानी आपको अच्छे से समझ में आई है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से और क्या मिला है बच्चों, यहाँ गोल मंदिर मिला है। कैसा मंदिर मिला है, गोल मंदिर मिला है, ऐसे गोलाकार एक मंदिर है।
इस प्रकार का एक गोल मंदिर मिला है। तो गोल मंदिर कहाँ पर मिला है? तो आप सीधा कहोगे बेराट सभ्यता में। अशोक का स्तंभ मिला है। किसका स्तंभ मिला है? अशोक का स्तंभ भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। किस रियासत सॉरी किस सभ्यता से हैं? हड़प्पा व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। तो अपना सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी? तो अपन कहेंगे बेराट सभ्यता। बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख जो अभी अभी हमने देखा, किसने खोजा? तो आप बताओगे कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट इन्होंने खोजा था। फिर आगे है संकलिपि के प्रमाण। संकलिपि के प्रमाण कौन सी सभ्यता से मिलते हैं? तो हम कहेंगे बेराट सभ्यता से संकलिपि के प्रमाण मिलते हैं। टकसाल जो अभी शुरुआत में आपको बताया था, टकसाल का मतलब होता है सिक्के बनाने का स्थान, मतलब जहां पे सिक्के बनाए जाते थे। तो ये इसका निर्माण किसने करवाया था यहाँ बेराट के अंदर? तो अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया। मुगल काल के अंदर जब आप पढ़ोगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, यहाँ तक की जानकारी, मतलब अकबर से लेकर के शाहजहां तक की जो है ना सिक्के बनाने की जानकारी यहाँ से टकसाल से मिलती है। सिक्के बनाने का स्थान, क्योंकि ये जो टकसाल है ना, इसमें जो प्रमाण मिले हैं उनके आधार पर हम ये चीजें समझ पाते हैं। आगे बौद्ध धर्म के चाहे मठ की बात करें, स्तूप या फिर विहार, इसकी भी जानकारी अपने को बेराट सभ्यता से मिलती है। साथ ही साथ में बेराट सभ्यता के अंदर ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर गांव भी थे, बड़ी सभ्यता थी। देखो जनपद काल, और जनपद की राजधानी थी विराट। तो विराट विराट काफी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि विराटनगर काफी एक बड़ा नगर था। तो यहाँ पे गांव का जैसा भी माहौल था और शहर के जैसा भी, दोनों प्रकार के अवशेष अपने को मिलते हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिस सभ्यता के अंदर ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार की व्यवस्था देखी जा सकती है? हम ये कहेंगे कि उसका उत्तर हो जाएगा बेराट सभ्यता। तो दो शिलालेख हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। भाबरू का शिलालेख, कि भाबरू का शिलालेख सर ये किसने खोजा था? तो आप उत्तर दे दोगे कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट इन्होंने खोजा था। अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा पुख्ता प्रमाण आपको कौन सी शिलालेख से मिलेगा? तो आपका उत्तर होना चाहिए भाबरू शिलालेख। ये लाइनें सीधी की सीधी एनसीईआरटी के अंदर फैक्ट के तौर पे दी हुई है, तो यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांस है। कि मौर्य काल की भी जानकारी अपने को मिलती है, कौन सी शिलालेख से हैं? तो भाबरू के शिलालेख से हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, इनकी भी जानकारी यहाँ से मिलती है। पहली बात तो ये कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन से? तो बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों की जानकारी मिलेगी कौन सी शिलालेख से? तो भाबरू के शिलालेख से। वर्तमान के अंदर इसको कहाँ रखा हुआ है? कलकत्ता के अंदर एक संग्रहालय जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस संग्रहालय के अंदर इसको रखा हुआ है, ताकि आज भी कोई पुरातत्वविद जो इतिहास की अच्छी रुचि रखता हो, वे व्यक्ति वहां जाकर के रिसर्च कर सकता है, समझ सकता है। आगे देखें, बौद्ध स्तूप या बौद्ध ये मठ है या विहार है, इनसे क्या जानकारी मिलती? इनके ऊपर क्या आज भी ये है? नहीं। वह ऐसा था कि हूण राजकुमार एक मिहिरकुल था, हूण शासक, जिसने इनको नष्ट करवा दिया था। हूण एक जाति है, बर्बर जाति थी, मिहिरकुल ने क्या करवा दिया? नष्ट करवा दिया। फिर इसकी जानकारी मिलती किससे है? इसकी जानकारी आपको मिलती है एक पुस्तक से। इसकी जानकारी किससे मिलती है? एक पुस्तक से, जिस पुस्तक का नाम है दी यू की। ये पुस्तक किसकी है भैया? ये पुस्तक है हेनस्वांग की। और हेनस्वांग किसके समय में आया था भारत के अंदर? तो हर्षवर्धन के समान समय। हे से हेनस्वांग, हे से हर्षवर्धन, इसका पूरा आप ऐसे जोड़ के याद कर सकते हो। इसके समय में आए थे, और आकर के इन्होंने क्या बताया था? कि यहाँ इस स्थान को बताया प्रो ली ये तो ली, इस स्थान के बारे में बताते हैं ऐसा कि ये इसका क्या नाम था, ये नाम रखा गया था। तो थोड़ा अंडरलाइन कर लेना कि प्रो ली ये तो ली। जैसे आप ऐसे कोई भी नाम रख दे, चांग चुंग यांग पोंग कुंग, कुछ भी ऐसे नाम रखे जा सकते हैं, उनका पता नहीं चले तो बोला इसका पता कैसे चलता है? फिर वो आपको रटने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो समझ में आया? एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। बेराट सभ्यता, बेराट पर दया की राम ने, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, और साथ ही साथ में देश पांडे जी। इनके साथ साथ में यहाँ से क्या मिलता है? गोल मंदिर मिलता है, चैत्य गुफाएं मिलती है, और इनके अलावा अशोक का स्तंभ है। भाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था। इसके बाद के अंदर एक व्यक्ति और आते हैं, मतलब राम सिंह जी के समय के अंदर उनके
मतलब वो किताजी खंगारोत नाम के व्यक्ति जिन्होंने मंजूषा खोजी तो पता चला कि इसके अंदर क्या कोई धन है, कोई धन माया नहीं थी। उसके अंदर एक ही चीज थी, वो थी भस्मी। ये भस्मी किसकी है? ये भस्मी गौतम बुद्ध की है। ये जानकारी हमने पढ़ी। साथ ही साथ में कार्लाइल की जानकारी पढ़ी कि अशोक दूसरे जो शिलालेख है उसकी जानकारी, मतलब अशोक का दूसरा जो शिलालेख है, ये शिलालेख की इन्होंने खुदाई की। लेकिन ये ध्यान रखना, भीमसेन पहाड़ी पे मिला था। ये कौन सी पहाड़ी पर मिलता है? भीमसेन पहाड़ी पर मिलता है। आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक तो चर्चा कर ली कि भाई कौन से काल की, हड़प्पा तथा मौर्य काल की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। कौन से काल के? महाभारत काल के। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बेरहाट से मिले हैं। अब हम चर्चा करते हैं जिस बिंदु पे अपनी चर्चा होने वाली थी। होता ऐसा है कि महाभारत जो काल था ना, उस समय एक जनपद था। मतलब महाभारत काल की बात करते हैं हम। महाभारत, महाभारत, बिल्कुल। ये महाभारत की ऐसी आवाज आपने कोरोना के अंदर बहुत ये टोन सुनी होगी तो पता ही है आपको। महाभारत के अंदर क्या होता है, कौरवों और पांडवों के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। इस लड़ाई को लेकर के लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जहां कौरवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल जाता है। अज्ञातवास मिल जाता है। अज्ञातवास का एक का मतलब होता है बिना, ज्ञात का मतलब होता है जानकारी, और वास का मतलब निवास करना। भाई ऐसे स्थान पे आप रहते हो जहाँ किसी को भी जानकारी नहीं होनी चाहिए। उस स्थान के जैसे अज्ञातवास इन्होंने कहाँ बिताया था? तो इन्होंने बिताया था विराट नगर के अंदर। कहाँ पर बिताया था बच्चों? विराट नगर। लेकिन इनका क्या होता था, एक सिस्टम होता था कि अज्ञातवास के अंदर आप अगर कहीं पे गए हो, 13 वर्ष आपने बाहर रहे और अज्ञातवास के अंदर पूरे साल भर बाहर हो, 2 दिन 4 दिन ही बचे हो, फिर भी आपका पता चल गया तो आपको पुनः उतना समय बाहर लौटाना पड़ेगा। तो फिर हर एक व्यक्ति चाहता था मैं ऐसा नहीं करूं। तो साथ में हुआ ऐसा कि यहाँ पर आकर के पांडवों ने अज्ञातवास बिताने का निर्णय लिया और पांडव यहाँ आ गए थे। पांडव यहाँ आकर के रहने लगे। तो उस समय यहाँ के जो राजा थे जिनका नाम था राजा विराट। राजा विराट, राजा विराट के यहाँ पे रहने लगे। और राजा विराट के यहाँ रहने से पास में राजा विराट के यहाँ रहने के लिए ये लोग आए और आकर के कहने लगे कि हम यहाँ आए हैं, हमें कुछ कार्य चाहिए। अब पता नहीं बता सकते क्योंकि बताने से क्या हो जाती है, जानकारी फिर गोपनीयता भंग हो जाती है। तो यहाँ आकर के रहने के लिए इन्होंने निर्णय किया। अर्जुन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, सब ये जो 5 पांडव थे आकर के रहने की बात करते हैं। तो जो राजा विराट है ना, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तर, और साथ में इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था उत्तरा। राजा विराट के राजा विराट के जो मतलब राजकुमार थे उनका तो नाम उत्तर, और राजा विराट की जो राजकुमारी थी उनका क्या नाम हो गया? उत्तरा। यहाँ आकर के भाई ये रहने की बात करते हैं। तो राजा विराट सोचता है कि चलो ठीक है भाई, आए हैं तो इनको शरण तो दी जाए, अतिथि देवो भव की भावना जो रहती है। तो फिर कहा कि आप क्या काम करेंगे? तो भीम ने कहा कि जी मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, तो मैं खाना बना लूंगा। तो भीम को खाना बनाने के लिए रख दिया। अर्जुन जो थे उन्होंने कहा कि मैं डांस वगैरह मतलब नृत्य करना मेरे को अच्छा आता है, मैं अच्छा सिखा सकता हूँ। तो नृत्य की कक्षा उनको दे दी गई थी। युधिष्ठिर जो थे वो रक्षक के तौर पे, मतलब राजा विराट जो थे उनका रथ को चलाने के लिए वो रह गए थे। तो इन्होंने सब ने अलग अलग, कोई बार रक्षक के तौर पे रह गया, कोई पहरेदार के रूप में नौकरी करने लगे, तो ये रह लिए थे। लेकिन रहने के साथ साथ में इन्होंने किया क्या? अपना नाम परिवर्तन करने की बात। नाम परिवर्तन करना था ना, तो सबने अपने अपने विचार किया। विचार करके क्या भाई कुछ नाम अलग रखा जाए। तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि भाई मैं मेरा नाम रख लूंगा कंक। और फिर जैसे अर्जुन आता है तो उन्होंने कहा ब्रहनल्ला, मैं मेरा नाम रख लूंगा। ऐसे उन्होंने अपना अपना नाम रख के बता दिया हमारा नाम ये है। चलो भाई आपकी आइडेंटिफाई हो गई, अच्छे से आप रह सकते हो। फिर धीरे धीरे इनको कार्य सौंपा गया और कार्य अच्छे से करने भी लगे थे। एक दिन ऐसा होता है कि कौरवों के जो साथ में रहने वाले थे गुरु द्रोणाचार्य, उनको मालूम चल जाता है कि पांडवों का अज्ञातवास अभी कहाँ बीत रहा है। इन पांडवों के बारे में जानकारी मिलती है तो वो फिर विराट के ऊपर, राजा विराट है इनको कहते हैं। लेकिन ये कहते हैं हमारे पास में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है। तो अपनी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। अब युद्ध करने के लिए राजा विराट है जो बाहर गए हुए, राजा जो विराट है ये बाहर गए हुए, इनके साथ में युधिष्ठिर गया हुआ अर्थात कंक भी गया हुआ है। अब पीछे अब जिसका जो काम होता है वही करेगा। अब कंक चला गया, रक्षक चला गया ना, मतलब वो रथ चलाने वाला चला गया, तो दूसरा व्यक्ति कौन रथ चलाएगा? तो फिर बात है ब्रहनल्ला की, अर्थात ब्रहनल्ला जो नृत्य करवाने वाला व्यक्ति वो गया था।
उत्तर के साथ में गए और वहां जाकर के इन्होंने अच्छा अपना युद्ध का एक परिणाम देने का प्रयास किया। जाकर के अच्छे प्रयास किए। प्रयास करने से जब तक योद्धा युद्ध भूमि के अंदर जाता है और उनके पास में अस्त्र और शस्त्र अर्थात हथियार नहीं होते हैं, तो वे कभी युद्ध के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनके हथियार तो है ना वहां पेड़ के ऊपर रख रखे थे। तो अर्जुन जा करके वापस उन वृक्ष देवता को प्रणाम करके कहते हैं कि आप मुझे मेरा जो धनुष है वो लौटा दीजिए। लेकिन उन्होंने पहले वचन दे रखा था कि जिस दिन मैं ये वापस धनुष लेकर के जाऊंगा, मानता हूं कि ये हवा के कारण से अन्य किन्हीं कारणों से अपवित्र हो जाएगा, तो मैं गंगा के जल से धोकर के फिर ही इसका उपयोग करूंगा। अब वहां तो उस समय तो गंगा पास में थी नहीं, लाया नहीं जा सकता। तो अर्जुन वहां से जैसे वो धनुष वृक्ष देवता ने वापस दिए, एक तीर निकाली और तीर जैसे भूमि पे मारी तो भूमि पे मारती एक गंगा निकल गई, जिसे किस नाम से जाना गया था? बाण गंगा। एक बाण से गंगा निकली तो उसका नाम क्या रख दिया गया था? बाण गंगा। इसी कारण से इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। आपके जैसे अंधेरों में अपने अपने जैसे अंधेरों में तीर थोड़ी मारते हैं, ये इन्होंने सच में तीर मारे थे, तब कहीं इनका इतिहास बना है। वो ऐसा ही कि अब उन्होंने अपने उस अस्त्र को मतलब धनुष को धोया, धो करके फिर प्रहार किए और प्रहार इतना अच्छा प्रहार किया कि उस रणभूमि के अंदर ये जीत जाते हैं। जब इनकी विजय हो जाती है तो वापिस विराट नगर के अंदर जय जयकार होने लगी कि महाराजा विराट की जय हो, महाराजा विराट की जय हो। अब विराट वहाँ दरबार के अंदर बैठे थे, उन्होंने देखा मेरा पुत्र तो भाई साहब बहुत बड़ा, ऐसा इतना बड़ा योद्धा मुझे मालूम नहीं था, विश्वास ही नहीं हो रहा है। लेकिन विश्वास करे तो ही करे कैसे? पूछा गया तो पता चला कि ये सारा जो कारनामा ना किसका था, तो ये था बृहनल्ला का। कह रहे भाई साहब बृहनल्ला तो उत्तरा को क्या करवाने वाला है? डांस सिखाने वाला है। ये डांस सिखाने वाला व्यक्ति भला क्या कर सकता है? युद्ध भूमि के अंदर लड़ सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर सैनिकों से पूछा गया तो पता चला कि भाई ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर इनकी पूछताछ की तो पता चला कि ये कौन है? ये तो अपने भाई साहब अर्जुन जी है। ये कौन थे? अर्जुन थे। अब अर्जुन थे तो प्रेरनल्ला ने ये मतलब राजा विराट ने सोचा कि मैं मेरे पुत्र का क्यों ना इनके साथ में विवाह कर दूं। ये विवाह करने का निर्णय किया। लेकिन अर्जुन ने ये निर्णय लेकर के कहा मैं ये तो मेरी शिष्य हो गई, मैं शिष्य के साथ विवाह नहीं करूं, इसलिए मेरा जो पुत्र है उनके साथ में इनका विवाह कर दिया जाए। और अभिमन्यु के साथ में उत्तरा का विवाह कर दिया गया था। ये जानकारी मिलती है अपने को कौन सी सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। तो ध्यान रखिएगा कि पांडवों ने अज्ञातवास कहाँ व्यतीत किया था? तो बेराट के अंदर अर्थात विराट नगर के अंदर। आगे देखें कि बेराट सभ्यता के अंदर कितनी मुद्राएं मिली है? तो 36 मुद्राएं यहाँ से मिली है। 8 मुद्राएं जो मिली है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्राएं मानी जाती है। साथ ही साथ में 28 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। इंडो ग्रीक, इंडो का मतलब होता है भारतीय और ग्रीक का मतलब यूनानी है ना। इस प्रकार के मिक्स सिक्के मिले हैं, जिनमें से 16 तो यूनानी सिक्के हैं जो सूती वस्त्र के अंदर लिपटे हुए मिले थे। किस वस्त्र के अंदर? सूती वस्त्र के अंदर। जो राजा मिंड सर थे ना उनके समय के थे। किसके समय के? राजा मिंड सर के समय के मिलते हैं। ध्यान रखना। सूती वस्त्र का दूसरा प्रमाण कहाँ से मिला अपने को? बेरार से। जबकि कल हमने क्या पढ़ा था? बालातल सभ्यता। तो बालातल सभ्यता के अंदर प्रथम सूती के क्या मिले थे बच्चों? अवशेष मिले थे। अब कुछ अलग से फैक्ट दे रखे हैं, अति महत्वपूर्ण फैक्ट। इन अति महत्वपूर्ण फैक्ट की हम बात करते हैं कि बेराट या विराट नगर मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी थी। तो पहला फैक्ट आपको सीधा याद होना ही होना चाहिए। दूसरा है गुप्त अभिलेखों के अनुसार बेराट को व्यापारिक नगरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? व्यापारिक नगरी। भाई व्यापार करते ना तो धन आता है। आज भारत अन्य देशों के साथ में व्यापार करता है, भले ही आज की स्थिति इस प्रकार की चल रही हो, लेकिन फिर भी भारत आयात और निर्यात बंद नहीं कर रहा है। आयात और निर्यात करने से भारत के अंदर मुद्रा बढ़ती है और मुद्रा बढ़ने से राष्ट्र विकसितता की तरफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ से ये जानकारी जो मिलती है ना यूनानी सिक्के वगैरह, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता था? पहले व्यापार किया जाता था। बेराट में सूती वस्त्र के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। सूती वस्त्र के प्रमाण इससे पहले कहाँ मिले हैं? तो सर्वप्रथम तो मिले हैं बालाथल में। हम ये कहेंगे फर्स्ट और फिर सेकेंड। काफी समझ में आ रहा होगा? अच्छा लग रहा है कंटेंट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक कमेंट है, एक इस प्रकार से लिखा हुआ कथन है कि स्वतंत्रता के बाद में जो कुछ हमने पाकिस्तान को दे करके खोया, उससे ज्यादा हमने बेराट को खोज करके पाया है। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी जो ये बात कहते हैं। मतलब भारत का 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, बंटवारा होने से कल हमने देखा कि कोट डीजी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कालीबंगा से मिलता जुलता क्षेत्र उस स्थल के अंदर है, जो कि खैरपुर जो है वहाँ उस स्थान के अंदर मिलता है। तो यहाँ से बहुत सारे जो संसाधन है, बहुत सारे पुरातत्व स्थल है जो वहाँ चले गए थे, बंटवारा हो गया। फिर भी
विराट को जब वापस खोजा गया तो हमने पाया 1936 के अंदर दयाराम साहनी जी जब खोदते हैं तब पता चलता है कि भारत की जो स्थिति है वो उस समय उसमें उत्खनन नहीं किया था, केवल खोज हुई थी। और जैसे जैसे खुदाई होती गई, आगे बढ़ते गए, तो फिर पता चला उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे जानकारियां हमें प्राप्त होती है। तो ये बात कहने वाले कौन थे? सत्य प्रकाश, सच बोलते हैं, ये बात कहने वाले थे सच में। ये अपने समझ में आ गया। अगली जो सेकंड अपनी सभ्यता है वो है बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी नदी? तो कोठारी नदी। बागोर, बागो, बागो, अरे भाई बागो कहाँ, सोच में कहाँ चले गए? यहीं यहीं बागो मैंने बोला है, पूरा आगे सुनो। बागोर है, बागो नहीं है। तुम तो पता नहीं कौन कौन से सीरियल देखते हो। बागोर, बागोर सभ्यता है जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी। कल ही मैंने ये कहा था कि कोई भी सभ्यता है जो नदी के किनारे क्यों होती है? भाई नदी के किनारे होने से क्या होता है? वहां पर पास के अंदर ये लोग निवास कर सकते हैं, निवास करने के लिए इनके घर है। यहाँ पास ही के अंदर इनकी खेती करने के लिए भी जगह हो, और पशुपालन, अन्य बहुत सारे जो है ना बहुउद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए सभ्यताएं किसके किनारे होती थी? नदी के किनारे होती थी। उत्खनन इसका किसने किया? 1967 से लेकर के 70 तक वीएन मिश्र व लेस्नी के द्वारा क्या किया गया था? खुदाई की गई थी। इसका उपनाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका उपनाम क्या है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। 3 स्तरों में इसका उत्खनन कार्य किया गया। कितने स्तरों के अंदर? 3 स्तरों के अंदर। जबकि आपने कल क्या पढ़ा था? कालीबंगा सभ्यता। कल क्या पढ़ा? कालीबंगा सभ्यता। याद करना कालीबंगा के अंदर। कालीबंगा, कालीबंगा के अंदर स्तरों की कितनी खुदाई? 5 स्तर। पहला और दूसरा तो हड़प्पा के पूर्व का, और तीसरा, चौथा और पांचवा ये हड़प्पा के समकालीन। देखो पूर्व के अंदर 2 शब्द, ये 2, ये समकालीन बड़ा तो 1 2 3, तो ऐसे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ कितने हैं? 3 स्तरों, 3 स्तरों के अंदर 3 पार्ट के अंदर अलग अलग क्या हुई थी भाई? खुदाई हुई थी, उत्खनन हुआ था। बागोर सभ्यता मध्य पाषाण काल सभ्यता का एक स्थल है, और लघु पाषाण का सॉरी, बागोर जो है मध्य पाषाण काल सभ्यता का एक स्थल है। साथ ही साथ में लघु पाषाण उपकरणों का क्या रहा है? ये केंद्र रहा है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट दे रखा है, ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कभी क्या है कि सीधे कथन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस चीज को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या क्या अपने को उस ऐसे मिले हैं? सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न कि राजस्थान के सबसे प्राचीनतम पशु व कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बागोर सभ्यता। प्राचीनतम पशुपालन व कृषि के क्या मिले हैं भैया? साक्ष्य मिले हैं। और कृषि के कितने प्रकार के? 14 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। बड़ी मात्रा के अंदर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। बड़ी मात्रा के अंदर लघु पाषाण उपकरण किस सभ्यता से मिले हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बागोर सभ्यता। आकेठक होने के कारण मिले हैं। दूसरी, साथ ही साथ के अंदर तांबे के उपकरण मिले हैं, जिसमें छेद वाली सुई बागोर से अपने को प्राप्त हुई है। छेद वाली सुई, भाई छेद वाली सुई है का मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो कपड़ा बुनना भी जानते थे। भाई छेद है तो कहीं ना कहीं कपड़ा बुनने के लिए ये काम में लेते होंगे। प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो 4 से लेकर के 5,000 वर्ष पुराने हैं। ये सुई जो बागोर से अपने को प्राप्त होती है, इनके आधार पर हम ये मानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की ये सभ्यता है। साथ ही साथ में कितने वर्ष पुरानी है? 4 से 5,000। जबकि हमने कल क्या पढ़ा? कालीबंगा के अंदर ये कितने हजार वर्ष पुरानी है भाई? कालीबंगा 6,000 वर्ष पुरानी। कक्षा के अंदर कमेंट करके आप बताना कि 4,000 वर्ष पुरानी राजस्थान की कौन सी सभ्यता है? लगभग 4,000 वर्ष पुरानी तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे आती है रेड सभ्यता। रेड यानी लाल नहीं है, रेड सभ्यता है। रेड सभ्यता कहाँ पर है जी? ये है टोंक के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ढील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे। यहाँ पर केदारनाथ पुरी जी आए हैं। कौन आए हैं? कक्षा के अंदर ही पुरी जी आए हैं। कौन से पुरी जी हैं? केदारनाथ पुरी। इन्होंने 1938 के अंदर क्या किया बच्चों? खुदाई की थी, खोज करने का काम किया। ये कौन से युग की है? तो ये भैया लोहे युग। इन्हें कौन से युग की है? लोहे युग। मतलब यहाँ से जो
धातु मिलती है, कौन सी मिलती है? लोह धातु मिलती है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ये कहूँ बाकी आपको कुछ याद रहे या नहीं रहे, लेकिन रेड सभ्यता में ये बात याद रख लेना, अर्थात ये सोच लेना एग्जाम के अंदर सीधी छप ही गई। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? रेड सभ्यता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर विशाल लोहे की सामग्री प्राप्त हुई है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या मिला है बच्चों? लोहा मिला, आयरन मिला है। इस कारण से कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। 3075 चांदी के सिक्के मिले हैं, जो मालव जनपद के मिले हैं। कौन से जनपद के? मालव जनपद के। साथ ही यूनानी सिक्के भी मिले हैं। ये ध्यान रखना, परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है कि मालव जनपद के सिक्के राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? रेड सभ्यता। यूनानी तथा मालव जनपद दोनों को पूछे तो भी उत्तर क्या हो जाना है? रेड सभ्यता। तो मालव वाला भी प्रश्न पूछा गया, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो आ गई बात रेड वाली समस्या। रेड टोंक ढील नदी के किनारे। पुरी जी, ये पुरी जी कौन से? कैलाशनाथ पुरी जी। खोज करते हैं कब? 1938 के अंदर। किस समय की है? तो लोहे की है। साथ में हमें ये ध्यान रखना कि भारत, प्राचीन भारत का टाटा नगर। और एक फैक्ट याद ये रखना कि मालव जनपद के यहाँ पर क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है जोधपुरा सभ्यता। अरे रुको आराम से, जोधपुर देखते ही सीधा जोधपुर मत चले जाना। अपने बात ये सोचनी है कि जोधपुर सभ्यता है कहाँ पर। तो बच्चों जोधपुर का जो है ना, जोधपुर का क्या फेमस है? जोधपुर का जोधपुरी कोट फेमस है। क्या फेमस है जोधपुर का? जोधपुरी कोट फेमस है। और जोधपुरी जो कोट है ना, इससे हम याद रखेंगे कि जोधपुर सभ्यता कहाँ है? कोटपूतली बहरोड के अंदर। कहाँ पर है? कोटपूतली बहरोड के अंदर है। देखो कितना जल्दी याद हो गया आपको, बड़े होशियार हो फिर तो आप। कौन सी नदी के अंदर? साबी नदी के अंदर, क्योंकि कोट पैंट पहनने से एकदम साहब की तरह लगते हैं। याद हो गया ना कि जोधपुर सभ्यता, जोधपुर के लोग जोधपुरी कोट फेमस, और कोट पहनने से लगते कैसे हैं? साहब की जैसे। आप तो भाई ऐसे मत लिखो साहब, आप एक काम करो, आप तो सीधा ऐसे लिखो साहब। तो याद हो गया ना कि जोधपुर के लोग कोट पहनते हैं, जोधपुरी, इसलिए हो गए साहब कहलाते हैं। एकदम जोधपुरी कोट पैंट पहनोड़ा साहब ध्यान लागो आप। खोज, इसकी खोज किसने की थी? 1972 से लेकर के 75 तक की थी। आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, इन दोनों ने क्या की थी बच्चों? खोज की थी। अब ये कौन से समय की है? लोहे युगीन। अभी अभी आप पढ़ करके आए हो, कौन सी? रेड। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जोधपुरा। अभी आगे और पढ़ेंगे, नो है भरतपुर की। ये सारी की सारी कौन से युग की है? लोहे युगीन है। यहाँ से शुंग तथा कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जहाँ से शुंग व कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं? तो ध्यान रखना, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जोधपुरा सभ्यता। लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। यहाँ के लोग क्या करते थे? लोहे गलाते थे, और लोहो को गला करके फिर लोहे के उपकरण बनाया करते थे। इस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं अब। अगला है रंग महल सभ्यता। रंग महल जो कि सभ्यता है कहाँ पर? हनुमानगढ़ के अंदर है। रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। कौन सी नदी के किनारे? गगर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे हो जाएगी बच्चों? गगर नदी के किनारे। 1952 से लेकर के 1954 तक श्रीमती हन्ना रिड के निर्देशन के अंदर स्वीडन से एक दल आया था, उन्होंने खुदाई की थी। ये ध्यान रखना, ये खोज करने वाले, उत्खनन करवाने वाला कौन सा दल था? स्वीडन दल। किसके निर्देशन के अंदर आता है? हन्ना रिड, एक नाम की एक महिला थी। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, तो सीधा फैक्ट यहाँ से प्रश्न बनने के चांस है। 105 मुद्राएं मिली है कुषाण काल से संबंधित। किस काल से संबंधित? कुषाण काल से संबंधित। और साथ ही साथ में गुरु शिष्य की क्या मिली है? यहाँ से मूर्ति मिली है। मतलब आपके जैसे अपना जो बीच में जो रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है गुरु और शिष्य का, वह जो सच में जिस प्रकार से आप प्रेम कक्षाओं के अंदर दिखा रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। उसी, यह भी कभी इतिहास बनने वाला है। उसी प्रकार से आज हम रंग महल सभ्यता के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक जानकारी मिली है, गुरु शिष्य की मूर्ति। इससे ये पता चलता है कि पहले के लोग गुरु जी का बहुत सम्मान करते थे। धन्यवाद। गांधार शैली की यहाँ से निर्मित क्या मिली है भाई? मूर्ति भी प्राप्त अपने को हुई है।
ये जानकारी कौन सी सभ्यता से है? तो रंगमेल। एक बार फटाफट वापस देख ले। रंग हनुमानगढ़, गगर नदी के किनारे, श्रीमती हन्ना रेड्डी इनके निर्देशन में स्वीडन दल आता है और फिर यहाँ पे खोज करता है, उत्खनन करवाते हैं। यहाँ से मुद्राएं मिलती है कुषाण काल की। इतना ही ध्यान रखना, संख्या वंख्या कोई नहीं पूछेगा, अपने इतना ही ध्यान रखना है कौन से काल की, तो कुषाण काल की यहाँ से अपने को सिक्के या फिर मुद्रा मिलती है। गुरु शिष्य की राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से गुरु शिष्य की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। आगे है नोहे सभ्यता। नोहे सभ्यता है कहाँ पर? भरतपुर के अंदर है। नोहे सभ्यता स्थित है भरतपुर के अंदर। और कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल नदी। रूपारेल कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। तो खोज किसने की थी? 1963-64 के अंदर खोज करने वाले थे R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल साहब। भाई साहब गणेश वर्ष से आप इनके बारे में सुनते आ रहे हैं। बहुत अच्छे पुरातत्वविद है, खोज करता है, इन्होंने बहुत सारी चीजें राजस्थान के अंदर खोजी थी। उपनाम क्या है? 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता। किस सभ्यता को कहा जाता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नोह सभ्यता। जो कौन से युग से संबंधित है? लोहे युग से संबंधित है। 2 स्तर के उत्खनन कार्य हुए हैं। कितने स्तर के अंदर? 2 स्तर के अंदर। देखो एक बार, कालीबंगा तो हमने देखा 5 स्तर, है ना? तो यहाँ पे कितने आए वापस? 2 स्तर। आप फिर वापस कमेंट करके बताएंगे कि 3 स्तर के अंदर किस सभ्यता की खुदाई हुई थी या उत्खनन हुआ था। ये आपका प्रश्न। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से चित्रित धूसर मृदबांड मिले हैं, ऐसे धूसर रंग के और जिनके ऊपर चित्र किए हुए हैं, वो यहाँ से क्या मिले हैं? मृदबांड मिले हैं। भाई यहाँ मृदबांड का मतलब आप समझते हो ना? मृदबांड किसे कहते हैं? मतलब घड़े के जैसे घड़े बड़े जो होते हैं उनको कहा जाता है मृदबांड, जिनके अंदर चीजों को स्टोर करके रखा जाता हो। जाख बाबा की प्रतिमा, जाख बाबा की यक्ष मूर्ति कहाँ पर मिली है या फिर जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो ध्यान रखना, नौह से लोह के बने हुए जाख बाबा मिले हैं। ये ऐसे एक लाइन याद रख लेना तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि लोह के बने हुए जाख बाबा। जाख बाबा थे लोह के बने हुए थे। तो यहाँ कौन सी सभ्यता से? नोह सभ्यता से। यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि जाख बाबा की प्रतिमा राजस्थान की किस सभ्यता से मिलती है? तांबे के सिक्के और लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए। साथ ही साथ में पक्षी चित्रित ईंट, ऐसे ईंटों पे और बहुत सारे ऐसे ब्रांड वगैरह जैसे बने हुए आते हैं ना ईंटों पे, उसी प्रकार से पक्षियों का चित्रण। जब हम कोटा चित्रशैली पढ़ेंगे तब हम पुनः वापस इसके ऊपर बात करेंगे कि चित्रकला के अंदर कोटा की चित्रशैली वो किस प्रकार की, जिनके अंदर पक्षियों का काफी वर्णन मिलता है। इसवाल सभ्यता। इसवाल सभ्यता कहाँ पर है? इसवाल सभ्यता उदयपुर के अंदर। ये किस प्रकार की है? प्राग ऐतिहासिक काल की है। सर ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे लोहा सबसे ज्यादा मिला था। समृद्ध लोहे के साक्ष्य अगर कहीं से मिले तो अपन ये कहेंगे कि वो कौन सा रहेगा? इसवाल। उदयपुर की औद्योगिक नगरी को किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इसवाल को। उदयपुर, उदयपुर की औद्योगिक नगरी। या फिर 5 बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे कितने प्रकार की बस्तियां थी? 5 प्रकार की। देखो वहाँ उस समय उन लोगों की क्या धारणाएं रही होगी, जिस प्रकार से हम देखते हैं राष्ट्र के अंदर अलग अलग आधार पे लोगों को बांटा जाता है, कभी जाति के आधार पर, कभी वर्ग के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, अब तो अर्थ के आधार पर बांटा जा रहा है लोगों को। लोगों की हैसियत कितनी है पता नहीं भाई, किस किस रूप में भगवान भगवान ने, मालिक ने, खुदा ने, परवरदिगार ने किसी को किसी रूप में नहीं बांटा है, लेकिन हम इंसान है जो एक दूसरे को बांटते चले जा रहे हैं। ये 5 प्रकार के जो है ना बस्तियों के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। ऊंट का यहाँ पे क्या मिला है? दांत मिला है। इंसानों को दांत भले ही मिले या नहीं मिले, लेकिन ऊंट के क्या मिले यहाँ से बच्चों? दांत मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? इसवाल। इसवाल। ऊंटों के इसवाल नहीं होते हैं, ऐसे याद रखना। ऊंटों के इसवाल, ऊंटों के होते हैं असवार, ऐसे याद रख लेना। इस बार बोलो चाहे असवार बोलो तो आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 प्रकार की कंफ्यूजन करने वाली, एक है नगर और एक है नगरी। नगरी जो कि जिस प्रकार से जनपद से संबंधित है, नगर का थोड़ा अलग मैटर है जो कि कहाँ पर है भाई? नगर जो कि टोंक के अंदर। कौन सी जगह पे है? टोंक में। नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। फिर कैलाश जी, पुरी जी, पुरी जी की बात यहाँ पे वापिस करेंगे हम कि यहाँ पर इसकी खोज किसने थी, किसने की? तो केदारनाथ पुरी जी ने की। इसका दूसरा नाम है, इसका उपनाम क्या मिलता है अपने को? खेड़ा सभ्यता।
क्या नाम है इसका उपनाम? खेड़ा सभ्यता। मालव जनपद के यहाँ से क्या मिले हैं? सिक्के, यानी कि मालव जनपद के सिक्के। मालव जनपद की भी यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जनपद के सिक्के मिले, मालव जनपद के यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं? सिक्के प्राप्त होते हैं। लेकिन नगरी है ना, वो टोंक में नहीं है। नगरी तो नगर टोंक में। नगर कहाँ पर है? टोंक में। एक बार बोलिए, नगर टोंक, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़। नगरी चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। चित्तौड़गढ़ जो है, नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नगरी का प्राचीन जो नाम मिलता है ना, वो मिलता है मध्यमिका। नगरी जो है वो प्राचीन नाम मिलता है किसका? मध्यमिका का। बेडच नदी के किनारे, नगरी कौन सी नदी के किनारे है भाई? तो बेडच नगरी के तट पर ही नगरी सभ्यता बसी थी। इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो इसकी खोज करने वाले थे कार्लाइल। इसकी खोजकर्ता कौन थे? कार्लाइल। इसकी खोज इन्होंने की थी। और मध्यमिका जो कि नगरी का उपनाम माना जाता है। सीवी जनपद के यहाँ पे क्या मिले हैं? सिक्के। भैया सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो हम ये कहेंगे मध्यमिका, जिसे वर्तमान में चित्तौड़ के नाम से जाना जाता है। हम ये जानकारी पढ़ते हैं। इसके अलावा आगे हम और देखते हैं, अन्य जो फैक्ट बने हुए उनके बारे में चर्चा करते हैं। भीनमाल सभ्यता। देखिएगा, भीनमाल सभ्यता के बारे में क्या है कि भीनमाल सभ्यता कहाँ है? जालौर के अंदर है भीनमाल सभ्यता, जालौर में। इसका उत्खनन किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल ने। किसने किया? आर.सी. अग्रवाल साहब ने किया था। आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी, उत्खनन करवाया। रोमन एम्फेरा, ये एक सूरापात्र एक प्रकार का। क्या है बच्चों? सूरापात्र है। ये कोष्टक के अंदर लिख लेना कि रोमन एम्फेरा क्या है? एक सूरापात्र है, जो कहाँ से अपने को प्राप्त हुआ है? जो कि भीनमाल से। भीनमाल जालोर है। यहाँ की जूतियाँ बड़ी फेमस है। ये सुरापात्र, और साथ ही साथ में एक यूनानी सुराही मिली है, जो जल पान करने के लिए या फिर अन्य और किसी जिस भी अपने पर्पस से ये लोग काम में लेते होंगे, इन्होंने लिया होगा, वो भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। साथ ही साथ में इन दोनों चीज़ों से हम ये पाते हैं कि इनका नाता, इनका व्यापार विदेश से भी था, यानी विदेशी व्यापार का केंद्र होने की भी ये क्या करते हैं भाई? दोनों ये प्रमाण है जो पुष्टि करते हैं। भीनमाल जो है, भीनमाल का उपनाम है श्रीमाल। भीनमाल का क्या नाम है? श्रीमाल। कभी माघ की ये भूमि है। किसकी? कभी माघ की भूमि। आप पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर के अंदर, जब आपको पढ़ाया जाएगा कि शिशुपालवदम नामक जो रचना किसकी है? कभी माघ की है। इनकी इस भूमि को इनके इस नाम से जाना जाता है, श्रीमाल। आई बात समझ में? चलो एक बार अगर है ना, इसको थोड़ा सरसरी नज़र से एक बार देख लेते हैं। बीनमाल जारलोर में आर.सी. अग्रवाल साहब खुदाई करते हैं। दो चीज़ें मिलती है, एक तो रोमन एम्फोरा जो कि सुरापात्र है, और एक यूनानी सुराही मिलती है। इनसे क्या पता चलता है सर? इसमें पता ये चलता है कि इनका नाता विदेश से था, यानी कि विदेश से लेन देन था। ये बात की पुष्टि होती है। साथ ही साथ में ये फैक्ट जो परीक्षा के अंदर पूछा गया है और एनसीईआरटी के अंदर दिया भी है कि बीनमाल किसका, बीनमाल का उपनाम क्या है? श्रीमाल। श्रीमाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम ये कहेंगे कि बीनमाल के नाम से जाना जाता है, जो कभी माघ की क्या रही है? भूमि रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अन्य कुछ सभ्यताएं और स्थल। अब परीक्षा के अंदर क्या है कि कुछ सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये प्रश्न आया कहाँ से है? ये प्रश्न कहीं और से नहीं, बल्कि कक्षा 10 की जो किताब ये दे रखी है, इसमें सीधा का सीधा नाम दे रखा है सभ्यता स्थल और उसका स्थान दे रखा है। तो आइए हम इनको यहाँ से समझ लेते हैं। बरौर कहाँ पर है भैया? गंगानगर। साथ ही साथ में जोधपुरा। जोधपुर के लोग पहनते हैं कोट, और कोट के साथ साथ में ये लोग कोट पहनने से लगते हैं साहब की तरह। तो हम ये कहेंगे जोधपुरा कोट, कोटपुतली के अंदर। और साहब का मतलब साबी नदी के किनारे। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जो साबी नदी के किनारे है? तो आप इस बात को समझ जाइएगा। सीधा आपका प्रश्न सीधा दिमाग के अंदर एक ही चीज आनी चाहिए कि जोधपुर, जोधानो। सुनारी, सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। सुनारी सभ्यता गणेशपुर सभ्यता जो है सीकर के अंदर नीम का था ना, उससे थोड़ी सी आगे है। जाडोल सभ्यता, इसका संबंध कहाँ से है? उदयपुर से। जाडोल एक ठिकाना भी है। जब हम इतिहास के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, जब पुनः और चर्चा करेंगे कि जाडोल क्या है, तो जाडोल बच्चों एक ठिकाना है जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। साथ ही साथ में पिंड पांडिया, ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इससे तो आप इंपोर्टेंट लगा ही लीजिए, स्टार बना लीजिए कि पिंड पांडलिया जो है पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कुराड़ा, कुराड़ा कहाँ पर है? ये आपके नागौर के अंदर है।
एलाना ये कहाँ पर है? ये जालोर के अंदर है। तो एलाना भी क्या भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका नाम काफ़ी आपको अलग लग रहा है, तो ये भी प्रश्न बनने लायक है। चलिए आगे देखते हैं अन्य और, जैसे कि साबणिया और पुंगल, ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। साबणिया और पुंगल ये कहाँ पर है? बीकानेर। पुंगल, पुंगल से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर, पुंगल का नाम लेते आपको और याद नहीं है। हाँ, क्योंकि आप राजस्थान कल्चर को पढ़ने वाले बच्चे हैं। ढोला मारू, ये मारू कहाँ की राजकुमारी थी? ये इसी पुंगल की राजकुमारी। और ढोला नरवर का राजा, नरवर का राजकुमार। ढोला मारूरा दुहा लिखते हैं कवि कलोल, कवि कलोल। ढोला थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग। बड़ी ऐसे यादगार इनकी जीवन के जो वृतांत है, वे जो वेदना है उसका वर्णन किया गया है कि भाई तुम लोग तो ढोला तू तो वापस आ नहीं रहा है, मैं वीर रूपी ज्वाला के अंदर जल रही हूँ। ये जानकारी अपने को कहीं से मिलती है? तो वो ढोला मारू, वो ढोला और मारू की कहानियाँ और गीतों से मिलती है। आमण जावण के गई कर गई कोल अनेक, घिसता घिस गई मारे आंगणियारी रेख। इतनी याद कर रही हूँ मैं आपको कि आंगलियों पे आपको गिन रही हूँ, और आंगलियों की जो रेखा है, मेरे फिंगर चले गए आधार कार्ड में, अब फिंगर नहीं आते हैं। आगे है तिलवाड़ा सभ्यता, कि तिलवाड़ा सभ्यता वाड़ा, वाड़ा से वाड़, वाड़ा से वाड़, तो बाड़मेर, ठीक है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा जो है कि बाड़मेर। मल्लीनाथ जी पढ़ा है ना इतिहास के अंदर, आपने मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा होगा। वही स्थल तिलवाड़ा बाड़मेर, राव मल्लीनाथ। बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है बच्चों? अजमेर के अंदर है। बूढ़ा पुष्कर, पुष्कर भी अजमेर के अंदर है, और बूढ़ा पुष्कर भी अजमेर के अंदर है। कोल माहौली ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। भाई देखो, कोल जो है ना, वो एक ही चीज, एक ही करने वाली है, और वो है माँ। माँ कॉल करती है, और फिर हम ये कहते हैं, मैंने वचन दिया भारत माँ को, मैं देश कभी नहीं झुकने दूंगा। तो सवई यहाँ पर भी माँ आ रहा है ना, याद करना। कॉल, कॉल कौन करती है? माँ। माँ से माधो, माधोपुर, माधोपुर। मलाह, मलाह कहाँ पर है भैया? ये भरतपुर के अंदर है। इस मलाह के अलावा भी हमने एक और पढ़ी है, कौन सी? नोह, नोह सभ्यता भी कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। आगे है नंदलालपुरा या किराडोत या फिर चितवाड़ी, ये कहाँ पर है भैया? ये भैया ध्यान रखना आप, जयपुर के अंदर है। ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, जिसे कह देते हैं शॉर्ट के अंदर जयपुर, ये जयपुर के अंदर है। आगे देखिए, ऐसे फैक्ट जो एनसीईआरटी के अंदर सीधे सीधे दे रखे हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। आगे आने वाली परीक्षाओं के अंदर और प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम इन फैक्ट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक बार समझ लीजिए कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम 1870 के अंदर CA हेकेट नाम के एक व्यक्ति आए थे। इन्होंने जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या किया था? पत्थर से बनी एक हैंडेक्स खोदी थी, जो किस काल की थी? पूर्व पाषाण काल की हस्त कुठार हैंडेक्स खोज निकाली थी। इंडेक्स मतलब एक, जिस प्रकार से पेड़ों को काटने के लिए जो होती है ना, कुआं के मारवाड़ी में, बस उसी प्रकार से है वो हस्त कुठार, यहाँ से इन्होंने खोज निकाली थी, हैंडेक्स। साथ ही साथ में एक सेंटन कार नाम के एक व्यक्ति हुए थे, इन्होंने झालावाड़ से खुदाई की, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे उपकरण खोदे थे। फिर आए बी आलचिन, इन्होंने भी क्या किया? पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोदे, लेकिन खोजे जो खोजे वो कहाँ से खोजे बच्चों? ये भी इन्होंने जालोर से खोजे थे। जालोर, भीनमाल, जालोर, अभी चर्चा हुई थी ना, इस स्थान से इन्होंने क्या किया? यहाँ से उपकरण खोजे। ये तीनों पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। सबसे पहले कौन? CA हेकेट, कब? 1870। कहाँ कहाँ? जयपुर और इंद्रगढ़। और उसके बाद में सेंटकर जो है, ये सेंट लगा लेते हैं झालावाड़ वाले। सेंट कौन लगाते हैं? इसे याद रखना, सेंटन, सेंटन यानी सेंट। झालावाड़ वाले क्या लगाते हैं? सेंट। सेंटन आया, और जहाँ पर जगह सेंट लगा करके गया, झालावाड़ के अंदर सेंट लगा करके गया, तो फिर यहाँ पे उपकरण इन्होंने खोज डाले थे। फिर आए थे बी आलचिन, बी आलचिन, बेलचिन जो थे, इन्होंने पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे थे जालोर के अंदर। बी आलचिन जालोर गए, और जालोर के अंदर जाकर के इन्होंने बहुत सारे उपकरण खोज डाले। ये फैक्ट है, ये जानकारी अपने को मिलती है। इसी के साथ में आज की ये क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
आप सबको ये कक्षा में इतना प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हें मेन कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर के आप कमेंट करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।